हेलो। जय हिंद। तैयार हो जाइए एमटीएस में आए प्रश्नों को करने के लिए। आपको ऐसे प्रश्न इस वीडियो में जीके का देने वाले हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है कि भारत में अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है। मतलब डायरेक्ट आपका क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि भारत में पूरा समुद्र तट की कुल लंबाई कितना है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में समुद्र तट की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। यह एमटीएस में 3 बार पूछा गया प्रश्न है और संभावना है कि आपके एग्जाम में यह प्रश्न बनेगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। जैसे में इसका कुछ हम पॉइंट याद कर लेते हैं। जैसे में भारत में स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो सभी को पता है भारत में स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत में वो समुद्र तट की लंबाई था, यहाँ पर आपका स्थल सीमा पूछ रहा है, मतलब जमीन पूछ रहा है, तो 15,200 किलोमीटर है। ठीक है ना। साथ में बांग्लादेश से भारत की कितना कितना है, मतलब स्थल सीमा का लंबाई, तो 4,096 तथा चीन से यहाँ पर देख लीजिए 3,488, पाकिस्तान का 3,233 है, नेपाल का 1,751 किलोमीटर। मतलब भारत का पाकिस्तान सॉरी नेपाल से इतना किलोमीटर आपका स्थल लगता है। उसी प्रकार से बांग्ला चीन के साथ इतना लगता है। ठीक है ना। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट एक बार लेकर याद कर लीजिएगा। ठीक है। बाकी अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है। सभी को पता होगा बिहार केसरी के नाम से हमें किन्हें जानते हैं, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा को जानते हैं, जो कि हमारे बिहार के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर रहे हैं। ठीक है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा थे। ठीक है, सभी को पता है और एमटीएस में बार बार ये प्रश्न बन रहा है। ठीक है ना। तो चलिए कुछ इसके की पॉइंट याद कर लेते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, जैसे में यहाँ पर की पॉइंट बन रहा है आपका कि श्री कृष्णा को बिहार केसरी और श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे में बोला जाएगा कि बिहार केसरी किनको कहा जाता है, तो श्री कृष्ण सिन्हा को बिहार केसरी कहा जाता है और श्री बाबू के नाम से भी उन्हीं को जाना जाता है। ठीक है। श्री कृष्ण ने 1946 से 1961 ईस्वी तक बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए। मतलब यहाँ से 2-3 प्रश्न बना है। सबसे पहले तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह कब बने, तो 1946 से 1941 ईस्वी के बीच बने। ठीक है, यहाँ से आपका ये इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से हो गया क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि आपके लिए ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बार बार ये सब एग्जाम में बन रहा है आपका प्रश्न। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा उपबंध है जो कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है ना। जैसे में अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर कनाडा के संविधान से भी कुछ लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन वाला लिया गया है, तो उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार लिया गया है। ठीक है ना। एमटीएस खुद कहता है कि मैं संविधान से एक प्रश्न पूछूंगा और आपको याद करके जाना है। ठीक है, जैसे में संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। संविधान बनने में कितना समय लगा, संविधान बनाने में कितना रुपया टोटल खर्च लगा, ये सब आपको याद करना है। जैसे में टोटल खर्च हुआ था 64 लाख रुपया संविधान बनने में खर्च हुआ था। ठीक है ना। उसको बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है। मतलब कहने का मतलब है 24x7 मतलब 7 सप्ताह में 24 घंटा उपलब्ध सौर ऊर्जा से संचालित गांव मेढोरा। मतलब गांव में जो एक मेढोरा है वहाँ 24 मतलब 1 सप्ताह में 24 घंटा वहां पर आपका सौर ऊर्जा से संचालित होता है गांव मेढोरा में। तो वह किस राज्य में, ये पूछना चाह रहा है प्रश्न। ठीक है ना। तो वो आपका गुजरात में, कहाँ में है, गुजरात में है, याद रखिएगा। गांव मेढोरा जो है 24x7 मतलब पूरा सप्ताह 24 घंटा वहां पर सौर ऊर्जा संचालित होता है, तो वो कहाँ में है, गुजरात के मेढोरा गांव में है। ठीक है ना। चलिए यहाँ से आपका ये भी क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पर और भी क्या प्रश्न बोल रहा है कि मोढेरा गांव चालुक्य युग के सूर्य मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है ना। चलिए ये भी आपका की पॉइंट हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए
और आप लोग चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही क्लास लाएं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक शायरी होता है ना कि माँ तेरे बूंद के हर एक पसीने को मोती सा चमकाऊंगा, कि माँ तेरे बूंद के हर एक पसीने को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़ा देखना मैं उसे पूरा करके दिखाऊंगा। ठीक है ना। तो बस आप लोग के मम्मी पापा के लिए आप मेहनत कीजिए, और आप चाहते हैं कि आने वाली और भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी आपको ऐसे ही करवाई जाए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको पढ़ाई अच्छा लगेगा तो आप ऑटोमेटिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। बाकी आप लोग समझदार हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा 23.5 डिग्री तो नहीं पढ़ेंगे, 23 डिग्री 30 न्यूटन भारत के किस राज्य से नॉर्थ भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। तो सभी को पता है यह छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। ठीक है ना। यह छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। यहाँ पर देख लीजिएगा कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो यहाँ पर पूरा कर्क रेखा का नाम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर याद कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए नोट की पॉइंट है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अभी हम आपको बताएं कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात सदन से, राजस्थान कालीन जल से, मध्य प्रदेश शाजापुर से, छत्तीसगढ़ सोनहत से, झारखंड लोहरदगा से, पश्चिम बंगाल कृष्णागढ़ से, त्रिपुरा उदयपुर और मिजोरम चंफाई से। मतलब उस राज्य में कहाँ कहाँ से गुजरता है यहाँ पर पूरी जानकारी आपका दिया हुआ है, आप एक बार देख लीजिए ध्यान से। बाकी आपका अगला प्रश्न को चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है बर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य लोक चित्रकला है। बर्ली चित्रकला भारत के किस किसकी राज लोक चित्रकला है। मतलब कहना चाह रहा है कि जो बर्ली चित्रकला है वह भारत के किस राज्य का लोक चित्रकला है। ठीक है ना। क्वेश्चन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि एमटीएस में जो क्वेश्चन आता है बाबू इस टाइप का कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड ये सब क्वेश्चन है कि जो आने के ज़्यादा चांसेस है। ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएंगे आपको पता होना चाहिए, कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो बर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो कर्नाटक का है, याद रखिएगा कर्नाटक का है। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न की कौन सी, एक मिनट छोटा कर लेते हैं। हाँ, कौन सी भारतीय वित्तीय संस्था शेयर बाजार से निवेशकों की सुरक्षा करता है। ठीक है ना। यहाँ पर आपको बताना कि भारत का कौन सा ऐसा वित्तीय संस्था शेयर बाजारों से निवेशकों को सुरक्षा करता है, जो उसमें निवेश करता है उसको सुरक्षा करता है। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड करता है। ठीक है, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, 8 नंबर का आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में लगातार छठी बार भारत के स्वच्छ भारत पुरस्कार जीता है। मतलब कहना चाह रहा है प्लस कि 2022 में लगातार 6 बार भारत का स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है। ठीक है ना। स्वच्छ मतलब वहां पर पूरा क्लीन रहता होगा उस शहर। तो ये चारों ऑप्शन में से आपको देखकर ही पता चल जाएगा कौन ऐसा शहर है। तो बिल्कुल इंदौर ऐसा शहर है। ठीक है ना। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसको 6 बार पुरस्कार मिला है स्वच्छता के लिए। ठीक है ना। चलिए, 9 नंबर का आपका प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए, की पॉइंट तो बाद में पढ़ लेंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया। माने भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया। मतलब यहाँ से दो भी प्रश्न बन सकता है, जैसे में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च कब किया गया, सॉरी कहाँ लॉन्च किया गया, तो उड़ीसा राज्य में लॉन्च किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन को आपको समझ लेना है एक बार, और आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा। चलिए, इसका कुछ की पॉइंट याद कर लेते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे में देखिए यहाँ पर, चलिए इसको थोड़ा छोटा करके हम लोग पूरा को पढ़ लेते हैं, चाहे चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। छोटा करो। हाँ, देखिए क्या करा, फुटबॉल फॉर ऑफ कार्यक्रम फीफा द्वारा आयोजित किया जाता है। जो फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम है वह किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, फीफा के द्वारा आयोजित किया जाता है। यह ओडिशा में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और जो भी है किस के साथ साझेदारी से शुरू किया गया था। ठीक है ना। करीब 2000 स्कूलों में 43,000 से ज़्यादा फुटबॉल बच्चों को बांटा गया था। मतलब उस समय जब ये लागू हुआ था कि मतलब फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए, तो 2000 स्कूल में 43,000 से ज़्यादा फुटबॉल बांटा गया था। ठीक है ना। चलिए, 10 नंबर का आपका प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से किसने यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता है। ठीक है, किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कारेज ने जीता है। ठीक है, कार्लोस अल्कारेज ने जीता। इस प्रकार से आपके एमटीएस में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए। महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिला में एक सत्याग्रह आयोजन किया था? तो 1918 ईस्वी में किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिला में एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। कौन किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, चलिए 12 नंबर का आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन का खोज किया था? न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था। इसका कुछ की पॉइंट यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं कि जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन का खोज किया था। कब किया था? 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन का खोज किया था जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज के लिए जेम्स चैडविक को 1935 ईस्वी में, खोजा तो 1932 ईस्वी में था, लेकिन 1935 ईस्वी को इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है धिनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। जो धिनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। ठीक है ना, गुजरात में स्थित है। चलिए, जैसे में यहाँ पर कुछ धिनोधर पहाड़ एक पर्यटक और हिल स्टेशन और तीर्थ स्थान है। गुजरात के और अन्य पहाड़ी का नाम दिया है चोटीला, पावागढ़, पालिताना, सापुतारा, गिरनार, बारदौदो। जैसे में गिरनार वाला ज़्यादा पूछता है। ठीक है ना, तो गिरनार वाला आप लोग क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर का आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे वनस्पति जगत के पौधे के शैवाल के रूप में जाना जाता है? तो थैलोफाइटा को कहा जाता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ये सब थोड़ा थोड़ा क्या कहते हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं तो आपको नया लग रहा होगा। ठीक है, तो थोड़ा याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में बन रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में किस फिल्म को 2022 में बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था? तो शेरशाह फिल्म को 2022 में बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। ठीक है, पाल वंश का स्थापना किसने किया? पाल वंश का स्थापना किसने किया? तो गोपाल ने किया था। अब आपका मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन आ रहा है कि पाला वंश का स्थापना किसने किया था? तो गोपाल ने किया था। ठीक है, चलिए भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? सभी को पता होना चाहिए। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। इसमें महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। ठीक है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। ठीक है, अगर आप इसका फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा। यहाँ पर रुक जाइए 1 मिनट। हाँ, चलिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9334517119। यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप इसका फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, सर एमटीएस का पीडीएफ चाहिए। ठीक है, चलिए आपका बाकी एक क्वेश्चन हो गया। चलिए 4 नंबर आपका प्रश्न देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। कहाँ में हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। इसका स्थापना ए ओ हयूम ने किया था। ए ओ हयूम ने किया था 1850 ईस्वी में। ठीक है, आपका यहाँ से क्लियर हो गया। सुल्तान ए आजम की उपाधि किसे दी जाती है? तो अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान ए आजम की उपाधि दी जाती है। ठीक है, यहाँ से आपका क्लियर हो गया। सुल्तान ए आजम की उपाधि किसे दिया जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाता है। ठीक है, आपका यहाँ से क्लियर हो गया। चलिए, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के किस अनुच्छेद तक है? मौलिक अधिकार कह रहा है कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अनुच्छेद है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो 1950 ईस्वी में। ठीक है ना, थोड़ा हम लोग यहाँ पर फास्ट करवाते हैं कि जल्दी समाप्त हो हमारा क्वेश्चन। ठीक है, पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की था? तो बलवंत राय मेहता के समिति ने किया था। ठीक है,
अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में लागू हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में लागू हुआ था। संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 352 में आपातकाल का प्रावधान है। ठीक है, चलिए, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था? तो अकबर ने किया था। याद रखिएगा, किसने किया था? अकबर ने किया था। चलिए, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 370 ए भारतीय संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद है। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? सभी को पता होना चाहिए। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? तो कौन है? सभी को पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है आपका, आईने अकबरी किसने लिखा था? आईने अकबरी किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने लिखा था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस वर्ष संशोधित किया गया था? 1976 ईस्वी में संशोधित किया गया था। ठीक है, इलाहाबाद संधि कब हुआ था? आपको बताना, इलाहाबाद संधि 1765 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना 1936 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए, यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 ईस्वी में आया था। सभी को पता है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक है, चलिए, 20 नंबर का आपका प्रश्न है कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124 में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अनुच्छेद है। ठीक है, मोंटफोर्ट सुधार कब लागू हुआ था? 1919 ईस्वी में। ठीक है, चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। क्योंकि यहाँ पर आपका हम 20-40 प्रश्न करवा दिए हैं, 40 में कम से कम 10 तो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, और आप लोग ऐसे ही पढ़ाई कीजिए। मेरी ओर से बेस्ट विश है आप लोग के लिए। जय हिंद।